Assalamu alaikum and a very good morning to all of you from Islamabad again. Foggy morning from Islamabad. You know, yesterday we were talking about किसी दिन fog है, smog है, we can't tell the difference. और कल clear था, हम छत पे भी गए थे, आपको दिखाया था. Today we couldn't see anything outside. मतलब इस किस्म की कोई fog. सुबह विजिबिलिटी बिल्कुल हद निगाह बहुत ही कम थी. फ्लाइट ऑपरेशन की डिस्ट्रप्शन की इत्तलात भी हैं, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं हम सर्टनली आपको देंगे. लेकिन एट द सेम टाइम एक और फिनोमेना रात में हुआ है. 5.8 शिद्दत रिक्टर स्केल पर इस्लामाबाद रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं. बाज़ लोगों ने महसूस किया, बाज़ ने नहीं, लेकिन नहीं किया. इसकी गहराई लेकिन बहुत ज़्यादा थी. इसका मरकज़ बताया जा रहा है सेंकियांग और ताजिकिस्तान के सरहद पर, और 159 किलोमीटर गहराई में ये बताया जा रहा है कि वहाँ से ओरिजिनेट हुआ. लेकिन 5.8 इस्लामाबाद में महसूस किया गया. It was Absolutely, और 5.8 is a big number. Yes, it's a big number और एक्चुअली बिल्कुल महसूस होता है. और इस्लामाबाद आपको पता है कि फॉल्ट लाइंस पे है, तो एक डर भी रहता है हमेशा कि कुछ ना कुछ होगा. थैंक गॉड चले ये हुआ और गुजर गया. हाँ, if you're in a high rise and there are many being constructed in Islamabad, so ज़रा टेंशन होती है. लेकिन आपको पता है ना कि बहुत साल पहले फिर वो एक डायरेक्टिव आ गया था कि कंप्लायंस होनी चाहिए, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स होनी चाहिए जो नई कंस्ट्रक्शंस हैं. वी आर होपिंग कि ऐसा ही हुआ होगा. हमारे साथ ऑलरेडी वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट इन द स्टूडियोज, और उनका तारुफ कराने से पहले हम बता दें आपको कि हम किस बारे में उनसे बात करेंगे. पाकिस्तान की जी मईशत पे बात होगी, और पाकिस्तान की मईशत पर बहुत सख्त वक्त गुजरा है. और यहाँ तक कि 2.5-3 साल पहले तक मुल्क के दिवालिया होने की परेशान कुन बातें हो रही थी. कोई शक नहीं कि मुल्क की मईशत इस बड़े खतरे से बाहर निकल आई, लेकिन ये हकीकत है कि मईशत आज भी अच्छी हालत में नहीं है. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. माशी पॉलिसियों के असरात आवाम तक सर्टनली नहीं पहुंच रहे हैं. हुकूमत का दावा है कि मईशत संभल रही है. नो डाउट जिन हालात में थे संभल गए हैं, लेकिन यहाँ से उड़ान कैसे भरेंगे? आप पाकिस्तान को किसी नए IMF प्रोग्राम की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी बातें भी हो रही हैं. और ये भी बताया जा रहा है कि हम इतने जहाज़ भेजेंगे कि वील बी आउट ऑफ IMF प्रोग्राम. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चंद दिन पहले ये कहा था कि भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान के पास तैयारों की खरीदारी के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि 6 माह बाद IMF को खैर बात कह सकते हैं. अच्छा जी, हुकूमत, अपोजिशन और दुनिया भर के माशी माहिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि किसी भी मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर होता है. वी नो दैट. मगर हालिया चंद बरसों से मुल्क में सियासी तौर पर गैर यकीनी की सूरत हाल है. तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी की मुहिम चला रही है. 8 फरवरी को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई है. कराची पहुंच रहे हैं जी, ये भी उसी मुहिम का हिस्सा है. और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आपको पता है सियासी तलखियां कम करने के लिए दोनों जानिब से मुज़ाकरात का अभी तक तातुल ही है. एक दूसरे की नीयत पर भी सवालात उठ रहे हैं, संजीदगी पर भी सवालात उठाए जाते हैं. फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो इतने वर्जन्स हैं उनकी लीडरशिप के. हर शख्स का ऐसा अब तो लगता है कि ग्रुप्स भी नहीं, हर शख्स का अलग वर्जन है. सो बात कहाँ से आगे बढ़ेगी? फिर महमूद खान अचकज़ई के पास मैंडेट है नहीं है, वो क्या फैसला कर सकते हैं अपने तय, क्या नहीं कर सकते. अच्छा, बहुत सी स्टेटमेंट्स भी हैं. ख्वाजा आसिफ का क्या कहना है? पहले तो आपको वो दिखा देते हैं. तैयारों की खरीदारी वाले मामले पे है. हाँ, ये सुन लें जरा. इंडियन मीडिया पे ये एक नैरेटिव शुरू कर दिया गया जी कि 2026 में अफगानिस्तान और इंडिया यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर दो अतराफ से पाकिस्तान पर हमला होगा. आर वी रेडी फॉर दिस वॉर इन 2026? हम बिल्कुल तैयार हैं अल्लाह के फजल से, और हमने अपनी तैयारी जो है उसका मई पिछले साल में जो है उसको साबित भी किया है. हमारी हिंदुस्तान के साथ ये बाउट हुआ है पिछले साल, जिससे हमारी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा हुआ है. हमारी अफवाज जो है उनका लोहा जो है सारी दुनिया मानती है. यहाँ पे आके हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज़ हमारा टेस्ट हो गया है ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं. हो सकते हैं हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है. अच्छा जी, बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है अगर वो ऑर्डर सारे मटीरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े. हम हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर करेंगे. अच्छा, पता है क्या, बट ये कंडीशनल है. अगर ऑर्डर्स मटेरियलाइज हो जाते हैं, ख्वाजा आसिफ का ये कहना था, तो अगर हमें बहुत अच्छा लगता है इस तरह की उम्मीद बांधना, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हेन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री इज सेइंग एंड गिविंग सच अ स्टेटमेंट, आई होप उस पे कोई बहुत ही कॉन्क्रीट काम हो चुका हो. मतलब लिटरली 80-90% काम हो चुका हो और 10% रहता हो, वरना 50-50 पे फिर बात बनती नहीं. कोई ऐसे ही राह चलता, कोई इस तरह की बात कर दे तो ठीक है जी, अच्छा हो गया. लेकिन
the position also really matters. अच्छा, लेट्स गो फॉरवर्ड। और अभी हम वो स्ट्रीट मूवमेंट जो कि पीटीआई करना चाह रही है उसकी बात कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान ने कल फिर मुज़ाकरात ना होने की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद की है, जबकि हुकूमत समझती है कि बातचीत शुरू ना होने की असल वजह तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई है, जिस पे एक्चुअली हमने मेंशन भी किया था। दोनों का मौक़िफ़ सुन लेते हैं। सुन लें briefly. हमारे एज वी स्पीक किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, न इस्टेब्लिशमेंट के साथ न हुकूमत के साथ। हमने तो ये कहा है कि सबसे पहले बुशरा बीबी और ख़ान साहब के साथ मुलाकातें कराई जाए, लेकिन अगर कोई बात करनी है, कभी करनी है, नहीं करनी है हुकूमत के साथ, ये मैंडेट खान साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ महमूद खान चकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर साहब को दिए हैं। मैं नहीं समझता हमारे लिए मुनासिब उन पे वो करना, ये उनके सवाबदीद है और वो इस पर दिन रात कोशिशों से आप देख रहे होंगे मुल्क में सरमायाकारी ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। मुल्क में अमन की सूरत हाल बेहतर करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो आपके सामने हैं। पावर सेक्टर में जो काम हुआ है, एनर्जी सेक्टर में जो काम हुआ है, हमारा फॉरेन ऑफिस जिस तरह काम कर रहा है, हम डायलॉग के बिल्कुल हक में हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारी टीम कैप्टन है, उन्होंने कोई तकरीबन 5 से ज़ायद मरतबा खुल के डायलॉग की सपोर्ट की बात की है। जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें कि आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की, और जब आपको ये मैंडेट हासिल होगा तो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, हम आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं ये कहूँगा कि आपने अपना जो जिसे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर ऑफ अटार्नी वो आपने दी हुई है महमूद खान चकज़ई साहब, और वो मुज़ाकरात की बात करते हैं जो कि अच्छी बात है। लेकिन आपकी बाकी लीडरशिप और इमरान खान साहब की जो हमशीरा है अलीमा बीबी, मैंने जो उनके आखिरी बयान सुने हैं, उन्होंने मुज़ाकरात की मुखालफत की है। अच्छा जी, सर्टनली ये बात है, किसी तरफ से कोई बात आती है, दूसरी जानिब से एक और नई बात आ जाती है। हम इस सारी सूरत हाल और पर्टिकुलरली पाकिस्तान ने यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, बट ऑन द फ्रंट ऑफ मईशत अगर हम बात करें, हमारी क्या मनसूबाबंदी है, क्योंकि ज़िंदगी में भी और मुल्कों के लिए भी मनसूबाबंदी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी सीनियर मिनिस्टर हैं और सीनियर रहनुमा हैं PMLN के एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइव इन द स्टूडियोज़। सॉरी, हम इस्लामाबाद आ गए हैं तो आप सबको हम सुबह सुबह जगा के बुला लेते हैं यहाँ पे लाइव, वरना तो आपसे जूम पे मुलाकात होती है। एहसन साहब, लेट्स स्टार्ट विद दिस। हम ट्रेड डेफिसिट की अगर बात कर लें, 24% इजाफा हुआ दिसंबर 25 का जो फिगर है एज कम्पेयर टू द सेम मंथ लास्ट ईयर, एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर 2025-26 35% इजाफा। नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, हाई इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में इसकी? देखिए, चलो मैं आपके इस सवाल का जवाब देके फिर जो आपने शुरू में बात की थी उसकी तरफ आता हूँ। आपको पता है कि इस बजट के अंदर हुकूमत ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, और वो ये है कि वो सेक्टर्स के जिसमें हम एक्सपोर्ट इनेबलमेंट कर सकते हैं वहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर को कम किया और इंपोर्ट्स को थोड़ा लिबरलाइज किया। ईज ऑफ इंपोर्ट्स आपने जी, रॉ मटेरियल के लिए, मशीन इक्विपमेंट मुल्क के अंदर लाने के लिए, ताकि हमारी एक्सपोर्ट करने की सलाहियत में इजाफा हो। तो जब भी आप ऐसा अमल करते हैं तो पहले मरहले के अंदर आपको इंपोर्ट्स का रुझान नज़र आता है कि उसमें इजाफा होता है, लेकिन जैसे प्लांट मशीनरी रिलेटेड या रॉ मटेरियल रिलेटेड ये इंपोर्ट्स हैं, आप देखेंगे कि अब आने वाले क्वार्टर्स के अंदर रफ्ता रफ्ता ये एक्सपोर्ट्स के अंदर ट्रांसलेट होना शुरू होगा। बट यू नो सर, हमने इतना टाइट कैप देखा था, लिड देखा था कि हमें कोई इंपोर्टेड चीज़ भी चाहिए होती थी ना, प्रोडक्ट फॉर इंस्टेंस मेकअप का सामान ले लें, नहीं मिलता था। एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल, सो इन दिस ओट के लें या विद दिस लेवरेज a lot of non-essential items are also being imported now. जी, हम उस पर बहुत नज़र रखे हुए हैं, और आपने ये जो बात की ये वाकई दुरुस्त ही। आप तो इम्पोर्टेड आइटम्स की बात कर रहे हैं ना। जब 2022 में हम हुकूमत में आए, PDM गवर्नमेंट में, तो वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की सतह के ऊपर फ़ोन कॉल करके एक एक LC खुलानी पड़ती थी। हमारे जो पाम ऑयल के जहाज़ हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से बात की कि कहीं वो ना रुक जाएं और हमारे डिसरप्शन ना हो जाए। पूरे मुल्क में घी की सप्लाई चेन ख़त्म हो जानी थी, एक कोराम मिल जाना था। तो वी वर वेयर ऑलमोस्ट वी हैड इंटरनली डिफ़ॉल्टेड। एक चीज़ जो शायद लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है, 1 अप्रैल 2022 को, अभी ये नो कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार वजारत ख़जाना ने हाथ खड़े कर दिए कि डेवलपमेंट बजट के आखिरी सेमाई की किस्त हम नहीं जारी करेंगे, बिकॉज वी हैव नो मनी। ये चीज़ कभी उस वक्त भी नहीं हुई थी जब हमने एटमी धमाके के बाद पाबंदियों का सामना किया।
तो वर्चुअली इंटरनल डिफ़ॉल्ट तो 1 अप्रैल 2022 को हो गया था। इसीलिए लोग गैस कर रहे थे कि शायद ये 4-6 हफ्ते की मार है, एक्सटर्नल फ्रंट पे भी ये डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। आई थिंक फ्रॉम वेयर वी पिक दीज पीसेस और जहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं, इट इज़ ए रिमार्केबल रिकवरी। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, चलिए हुकूमत तो कहती है ना जी हमने बहुत तीर चला दिए। ये कौन कह रहा है? जितनी भी बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो फिच है, चाहे वो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर है, चाहे वो मूडीज़ है, सब ने पाकिस्तान की रेटिंग्स को अपग्रेड किया। ये इस बुनियाद पे किया ना, अच्छा हुआ है। इसी तरह जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाहे वो IMF है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, वो तीनों पाकिस्तान there's no doubt कि अच्छा, stability आई। को तो लिहाजा पहला जो मरहला था वो यही था कि आप स्टेबलाइज करें मैक्रो इकोनॉमिक सर ट्रेड डेफिसिट अच्छा कैसे सर, कम एक करेंगे? सेकेंड, एंड ऑल्सो लिसन, वी आर टॉकिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो कि इस वक्त जो हमें देख रहे होंगे वो उसको अपने लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। सो वी आर इन अ बेटर पोजीशन देन वी वर, वी अंडरस्टैंड। Why is this not trickling down to the people? आप कह रहे हैं ना वो सेकंड, पहला फेज हो गया, सेकंड फेज मतलब बड़ा आर्बिट्रेरी है कि सेकंड फेज को टेक 5 years 10 years। एक आम आदमी को अगर आप ये कहना चाहें तो वो इन्फ्लेशन जिसको पर लगे हुए थे 38% 38% की स्पीड के साथ महंगाई यूं ऊपर को जा रही थी, आज वो 4.5-5% की स्पीड पर आ गई है। वो कर्व सीधा हो गया है। देखिए अगर ये रुझान हम इन्फ्लेशन को काबू में ना लाते तो आप अंदाज़ा कर लीजिएगा अगर 30-25% की इन्फ्लेशन होती तो आज हर महीने क्या कीमतों में किस तरह कलाबाजियाँ ऊपर की तरफ जा रही होती। तो एक आम आदमी को कम अज़ कम किसी हद तक इस्तेहकाम मिला है रोज़मर्रा की चीज़ों के अंदर। इसी तरह जो अब इकॉनमी है जो 0% पे क्रैश कर दी थी, अब फर्स्ट क्वार्टर में 3.7% उसकी ग्रोथ आई है। और जब इकॉनमी ग्रो करेगी उसके साथ आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना शुरू होंगी। तो हम एक बहुत मुश्किल, देखिए जैसे एक मरीज़ है उसकी हड्डियां टूटी हों, बुरा हाल एक्सीडेंट के साथ उसे फेंक दें, जब उसे रिहेबिलिटेट आप करेंगे तो वो पहले दिन भागना शुरू नहीं कर देता। पहले आप उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसकी हड्डियां जोड़ते हैं और ये एक तकलीफ दह मरहला होता है। उसके बाद फिर वो रूबा सेहत होके मामूल की ज़िंदगी में आता है। आर इन IMF प्रोग्राम और ये 2027 तक हमारा प्रोग्राम है। और ये भी मैं आपको बताऊं, देखें हमें एज ए नेशन पता होना चाहिए कि हमारी वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं। हमारी वल्नरेबिलिटीज़ ये हैं कि हम दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स टू GDP मईशत है। 10.2% टैक्स टू GDP मईशत है। हमारे हमसाया मुल्क है या हमारे हम जैसे मुल्क है वहाँ 16 से 18। सर हमने इस पे आपसे तफसील से बात करनी है बिकॉज हमारे पास पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट सैलरीड क्लास बड़े डॉन्टिंग फिगर्स होते हैं। वो अपनी तनख्वाहों का 38%, हम आपको ये ब्रीफ देंगे। मीनवाइल वी हैव टू चेंज योर माइक एंड हम आपको सर्टनली बताते हैं कि जुलाई तक दिसंबर 2025 तनख्वाहदारों ने 266 अरब रुपए इनकम टैक्स में अदा किया। तनख्वाहदार तबके ने मजमूई इनकम टैक्स का तकरीबन 10% अदा किया है। तनख्वाहदार तबके का टैक्स गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 23 अरब रुपए या 9% ज़्यादा है और अपनी आमदन का 38% एनी सैलरीड पर्सन गिव्स in the lieu of taxes. At the same time, ये जो अवाम है ना, जो सैलरी अवाम है, उनको बड़ी अच्छी तरह इसका दुख और दर्द महसूस होता है जो फिगर आपने यूज़ किया है इस वक्त। certainly, और मतलब इसी तरह आगे जाना है। हमारे बहुत सारे टैक्स सेक्टर्स हैं जो अभी अंडर टैक्सड हैं। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो लिटरली हमें पता है कि बाज़ चीज़ों की तो इंपोर्ट लीगली अलाउड नहीं है, तो कैसे चल रहे हैं, स्मगलिंग पे चल रहे हैं। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी ऑल नो एंड वी टॉक अबाउट एज वेल, लेकिन उसके लिए होता क्या है? कुछ नहीं। ये एक अहम सवाल है। लेकिन नहीं, दावे और वादे होते हैं अभी। बल्कि हम एहसन इकबाल साहब का माइक ठीक हो जाए तो इनसे ये भी पूछना है कि जैसे ख्वाजा आसिफ का भी हमने एक साउंड बाइट सुनाया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जहाज़ों के इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं और हमारी इकोनॉमी जो है विज़ावी बहुत स्टेबलाइज हो जाएगी, बट देन देयर इज़ एन इफ एंड अ बट ओवर देयर। तो ये बातें होना, वी वुड लव टू नो कि एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होने जा रहा है। एहसन इकबाल साहब, कुड यू शेड सम लाइट ऑन दैट? देखिए जो ख्वाजा साहब ने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की, इसलिए कि पाकिस्तान की जो एक स्टैंडिंग है 2025 का, आई थिंक हॉल मार्क वॉज मार्का हक। ऑफ कोर्स। और आप देखिए कि हमें कहा जा रहा था, जो एक परसेप्शन बनाई जा रही थी कुछ क्वार्टर्स की तरफ से कि हम बिल्कुल सत्यानाश बेड़ा गर्क, हमारी खुदा न खास्ता फ़ौज जो है लड़ने के काबिल नहीं, हमारे आर्मी चीफ की किरदार कुशी हो रही थी। लेकिन 10 मई को दुनिया ने देखा पाकिस्तानी कौम जो है वो चौकस है, पाकिस्तानी फ़ौज जो है उस जैसी प्रोफेशनल फ़ौज कोई नहीं, और हमारे फील्ड मार्शल जैसी दलेराना क़यादत आज तक उसे कमांडर नहीं मिला।
वो सारी मिथ्स जो हैं वो टूट गई और दुनिया में एकदम स्टैंडिंग चेंज होगी पाकिस्तान की। ना अब वो देखिए अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में सर्द मैरी थी, वो एक गर्म जोशी में तब्दील हो गई। गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ हम जो पहले भी करीब थे लेकिन इंतहाई करीब आ गए, सऊदी अरब के साथ एक दफ़ाई मुआहदे में आ गए, चाइना के साथ CPEC फ़ेज़ 2 का मुआहदा हमारा हो गया। तो हर तरफ हमें बड़ी पजीराई मिली। फिर हमारी दफाई सलाहियत में, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, चाहे वो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, अब वो सब दिलचस्पी ले रहे हैं। और हमारी you are the minister for planning, you should have planned. Are we actually getting in really enough orders for our airplanes कि हमें IMF टाइप प्रोग्राम से बाहर हम निकल सकें? यकीनन हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। दे विल बी ए मेजर बूस्ट फॉर आवर एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी, बट दैट इज़ नॉट द ओनली एक्सपोर्ट ड्राइवर। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी एक्सपोर्ट्स को 40 जो करंट सलाहियत है उसको 60 बिलियन बाय 2029-30 लेके जाएं। 25-26 के हाफ फिस्कल ईयर की बात करें जो गुजर चुका है तो 35% इजाफा है फिर। सो हम पिछले साल को तो छोड़ दें, इस आपने कहा ग्रेजुअली कम होगा। व्हाट डू यू प्लान? अगले साल हम यहाँ जब खड़े होंगे तो क्या हम ट्रेड डेफिसिट किस सतह पे खड़े होंगे? आप देखेंगे ट्रेड डेफिसिट हम उसको प्लग करेंगे। आपने देखा है कि हमने ये किया, पिछले साल जो गया हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव था, उससे पहले ये नेगेटिव था, कई सालों से नेगेटिव था। तो हमने ये साबित किया। और फिर इसी तरह आप ये देखिए कि हमारी तकरीबन 20% से ज़्यादा रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट रेमिटेंस फॉरेन एक्सचेंज हमारा इनफ्लो हुआ $38 बिलियन। सर क्योंकि यहाँ पे लोगों के रिश्तेदारों के हालात इतने खराब हैं। पहले ओवरसीज पाकिस्तानी में बताता हूँ, पहले ओवरसीज पाकिस्तानी करता था। हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, प्लॉट लेने का बहुत शौक है। आपकी जो प्रॉपर्टी की पूरा सेक्टर ठप होके बैठ गया और अब से नहीं सालों से बैठा हुआ है। दे स्टॉप, दे यू नो देयर फेवरेट इन्वेस्टमेंट वाज बाइंग अ जमीन का टुकड़ा इन पाकिस्तान। तो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस बढ़ रही है लेकिन वो अपने घर में देखिए कमी पूरी करने के ये लिए रेमिटेंस हमेशा से इस तरह ही आती थी, लेकिन पहले ये आधी से ज़्यादा हुंडी और हवाले के जरिए आती थी। क्योंकि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी, ब्लैक मार्केट में रेट ज़्यादा था, वाइट का कम था, तो लोग हुंडी से बेचते थे। जब आपकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुई, एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ, तो ये फ़र्क ख़त्म हो गया, तो लोग वाइट चैनल से भेजने लगे। सो दिस इज़ बेसिकली ए पॉजिटिव थिंग कि लोगों का एतमाद मुल्क की मईशत पे बढ़ा है। इसी तरह आप स्टॉक मार्केट को देख लें, ये 80,000 या 70,000 पे क्रैश कर गई हुई थी, आज 1,85,000 से ऊपर। यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी फैक्ट्री क्यों नहीं लगाना चाहता? यहाँ ओवरसीज और पाकिस्तानी incentives की भी जो एक एक चीज वो करता था वो भी बंद हो गई अब। और एहसन इकबाल साहब, अगर हमारे हालात बेहतर हो गए हैं तो इंसेंटिव्स की भी बात कर लेते हैं। एक हमने चले एक जेट्स की बात कर ली, लेकिन और एक्सपोर्ट्स क्या हो सकती हैं, मतलब और खासतौर पे इंसेंटिव क्या दिया जा रहा है? वैल्यू एडिशन के लिए क्या कर रहे हैं? हम इसमें सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान को एक ट्रांजिशन का, हमने जो उड़ान पाकिस्तान का प्लान बनाया है उसका सबसे पहला पिलर ही एक्सपोर्ट्स है। और उसमें यह है कि वैल्यू चेन को हम आगे लेके जाएं। देखिए, हमने किसी भी मुल्क में कोई पॉलिसी चलाने के लिए कम से कम उस पॉलिसी को 10 साल का तसलसल चाहिए होता है। आप वियतनाम की मिसाल लें, 1990 में उनकी एक्सपोर्ट्स थी $2.5 बिलियन, हमारी थी $5 अरब। आज वो $400 अरब से ऊपर हैं और हम सिर्फ $40 अरब पे हैं। अगर आप जापान से लेके चाइना, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडिया, टर्की, किसी मुल्क की देखें, 4 बुनियादी चीज़ें हैं जो उन्होंने पैदा की, तो तब उनको नताइज मिले ना। हम पॉलिसी तो बना लेते हैं, पॉलिसी की मिसाल है एक बीज की। आपका बीज वर्ल्ड क्लास हो सकता है, लेकिन अगर इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं होगी वो हार्वेस्ट नहीं देगा। मौसम ठीक नहीं है, ज़मीन में पानी नहीं है, आप बीज लगाने के बाद बार बार हल चलाई जाएं, वो नहीं उगेगा। एंड ऑल्सो सर, इफ़ आई मे ऐड नाउ, आप फैक्ट्रियाँ सारी यहाँ लगाए जाएंगे। आपने पोर्ट, आपको पता है हमारा कहाँ है, पोर्ट सखर से लेकर कराची तक देयर इज नो मोटरवे। मतलब हम 2026 चल रही है, हम 2026 में भी बैठ के बात कर रहे हैं। मतलब दिस शुड हैव बीन अ प्रायोरिटी फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। हैदराबाद मोटरवे 2017-18 में टेंडर हो गई थी, जब हुकूमत तब्दील हुई उसने इसको अबेंडन कर दिया। आज उसी मोटरवे को तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा लागत से अब हमने तामीर शुरू की है और 2028 तक ये मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन विद 2.5 टाइम्स मोर कॉस्ट।
अब अगर ना ये 2021 से ज़्यादा 22 तक मुकम्मल हो चुकी होती। कितना इंटेग्रल पार्ट था ये मुल्क की इकोनॉमी की बैकबोन था कि आपका समंदर, आपके गर्म पानी है जिसपे हमें बड़ा Basically फख्र है, what we are वो saying is दुनिया कि से वो- कनेक्ट हो जाए। नहीं, ना सिर्फ वो, उसकी प्रायोरिटी बेसिस पे वो चीज होनी चाहिए थी। और देखिए सबसे बड़ा जो नुकसान हमारा हुआ जिसको अब हम दोबारा रिवाइव करें, दैट वाज सी पैक। मैं 2017-18 में आपको बताऊं कि आलम ये था, आप भी कराची इस्लामाबाद ट्रैवल करते थे, किसी जहाज़ में आप ट्रैवल करें आपको 10-15 चाइनीज़ बिजनेसमैन मिलते थे। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका से लेकर यूरोप, जापान, हर एम्बेसडर आके मुझसे ये कहता था कि हमारी मुल्क की कंपनियां सी पैक में कैसे सरमायाकारी कर सकती हैं। देखिए 2018 के बाद हमने क्या किया कि जिस तरह हम सबको चोर डाकू कहा गया, हमने सी पैक को भी स्कैंडलाइज किया, उसमें करप्शन के बिला वजह झूठे इल्ज़ामात लगा के उन चाइनीज़ सरमायाकारों को पाकिस्तान से वियतनाम, कंबोडिया, लाओस भेज दिया कि आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ तो हम आपको चोर डाकू कहते हैं। तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ ना। हमने 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बाय 2020 तैयार करने थे, और जब हम 2022 में आए तो एक भी तैयार नहीं था, बल्कि किसी पे काम भी नहीं हुआ था इन 5 सालों में। गवादर पोर्ट है, हमारी मेन गेटवे थी, गवादर पोर्ट की 4 साल मेंटेनेंस ड्रेजिंग नहीं की गई। नतीजा ये कि उसकी गहराई 1.5 से 2 मीटर कम होगी, वहाँ बड़ा जहाज ही नहीं आ सकता था। हमने आके फिर उसको दोबारा साफ़ किया, 4-5 अरब रुपए लगे उसकी ड्रेजिंग करने पे। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये जो 2018-2022 का पीरियड है, ये एक ड्रोने ख्वाब की तरह मुआशी तौर पे हमें इसके असरात कई सालों तक अभी हॉन्ट करते रहेंगे। और हमने जो रिकवरी की अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि दिस विल, और आई मस्ट कन्फेस एंड कॉम्प्लीमेंट लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दैट ही टुक वेरी करेजियस डिसीजंस। बिल्कुल ठीक है सर। अब एक और इशू जिस पे आप अपनी टेक दे दें, ये हमारा सर्कुलर डेट इज अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स जो हम जितनी भी तरक्की की तरफ जाएंगे हमें नीचे ही लेके आता है। देयर आर अनपेड बिल्स, हमारे डिस्कोस जो हैं, अब करना क्या है इसका? दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशू एज वेल। इसमें गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं। सबसे पहली हमारी रिफॉर्म थी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें टैक्स कलेक्शन में नुमाया इजाफा हुआ है, डिजिटाइजेशन हो रही है, कस्टम्स के अंदर फेसलेस लोगों के लिए हम एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, जिससे जो काम उनका 4 दिनों में होता था वह चंद घंटों के अंदर हो जाता है। इसी तरह जो पावर एंड ट्रांसमिशन सेक्टर है, इसका भी जो बुनियादी लॉसेस थे उस पर हुकूमत ने पिछले 2 सालों में बहुत एग्रेसिवली काम किया। प्राइवेटाइजेशन का क्या उसमें सोच है? हमारी PIE कमी आई के लिए है, आपको मुबारक हो। 1 ट्रिलियन के करीब कमी आई है लॉसेस के अंदर, और अब हमने टैरिफ्स को पिछले 1 साल में कम करना शुरू किया है। इसी तरह जो आपने टैक्सेस की बात की सैलरी तबकों पर, वो एक मजबूरी के तहत, चूँकि देखिए जब हम आए हैं, IMF ने कहा कि देखिए, हमने जब उन्हें कहा ना कि हम ये नया टैक्स लेकर आएंगे, हम ये टैक्स चोरी को ख़त्म करेंगे, उन्होंने कहा जी ये बातें सुनते सुनते हमारे कान पक गए हैं, ये आपसे होने वाला काम नहीं है, आप डीपनिंग करें। आप सर तो ये ज्यादती है ना, ये आपसे होने वाला काम नहीं है। आप जोड़िया बाजार कराची में बैठे हुए 6 बाय 4 फुट की दुकान में अरबों का बिजनेस है। शाह आलमी लाहौर में आपको पता है 20-20 करोड़ रुपए से कम की 10 बाय 12 की दुकान नहीं है। पीपल आर डूइंग कैश ट्रांजैक्शंस इन दिस एरिया। देखे ना, You could not do anything about it. नहीं, जब हमने ये बातें की कि हम इन सबको लेकर आएंगे, वो कहते जी हमें ये ना कहानियां सुनाएं, क्योंकि ये तो हमारे लिए ये माजी क्या है ना, ये हमारा ट्रस्ट हो गया था। लिहाजा अब हमने इस साल बजट में जब ये नए, इस वक्त देखिए टैक्स फाइलर्स जो हैं वो तकरीबन उनमें दुगने से ज्यादा इजाफा हुआ है। अंडर फाइलिंग का ज्यादा नहीं, उनसे ज्यादा इजाफा हुआ है। और हमने इस साल टैक्स बर्डन घटाना शुरू किया है टू सिग्नल कि दिस इज द डायरेक्शन वी वांट टू गो, एंड यू विल सी कि इन द नेक्स्ट बजट जो सैलरीड लोग हैं उनको मजीद हम रिलीफ देंगे। मगर आप वो कमी कैसे पूरा करेंगे? आप अभी तक मतलब दोस्त ताजर दोस्त प्रोग्राम, फलाना प्रोग्राम, ढमकाना प्रोग्राम, nothing could be mitigated. नहीं, नॉट जस्ट दैट, वो आके फिर आप लोगों को मना लेते हैं कि हमें इसमें से एग्जैम्प्ट कर दें। दिस इज नाउ ए क्वेश्चन, ये हमारी लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पाकिस्तान में हर वो शख्स जो आमदन कमाता है उसे टैक्स देना होगा, चाहे वो ताजिर है, चाहे वो लेकिन सर आपको पता है हर वो शख्स जो आमदन कमा रहा है वो टैक्स नहीं दे रहा ना, उसको हम जा रहे हैं, वी आर अग्रेसिवली गोइंग। और वो किस तरह जा रहे हैं? हम डिजिटाइजेशन पे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज द आंसर कि आपको हर किसी का रहन सहन का पता होगा, डेटा आपके पास होगा, आप डेटा के साथ उसको कन्फ्रंट कर सकेंगे कि जी आप बताएं कि ये आपका रहन सहन है, ये आपके अखराजात हैं, आपके टैक्स। सर PIA के बाद व्हाट्स नेक्स्ट? प्राइवेटाइजेशन के बाद, PIA के बाद अब डिस्कोज आर इन लाइन, डिस्कोज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। वेरी सून आई थिंक दिस ईयर वी शुड बी रेडी फॉर डिस्कोज। और PIA अगेन मैं आपके प्रोग्राम के जरिए डिस्पेल करना चाहूँगा। देखिए हमारे यहाँ एक होता है कि हर चीज़ को नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं।
PIA की प्राइवेटाइजेशन इज़ अ लैंडमार्क ट्रांजैक्शन। अगर ये 2018 में हो जाती तो इससे भी बहुत अच्छी डील थी, जो कि उस वक्त के सियासी अपोजिशन ने मुखालफत करके हमारे हाथों से उसको छीन लिया वर्चुअली, वो बहुत ही बेहतर होती। लेकिन अब भी इट इज़ ए लैंडमार्क ट्रांजैक्शन। क्यों? हर साल 35 से 40 अरब का खसारा था, जो 24 करोड़ अवाम सिर्फ 16,000 एम्प्लॉयज़ को इन जॉब रखने के लिए और चंद जहाज़ उड़ाने के लिए करते थे। फिर PIA को जो वो गैर जिम्मेदार बयान दे कि जी हमारे लाइसेंस जाली हैं, वो तो हमारी यूरोप की फ़्लाइटें बंद हुई, हमारी अमेरिका की फ़्लाइटें बंद हुई, उसने PIA को हिला के रख दिया। चूँकि हिला दी PIA की, उसके जहाज़ ग्राउंड हो गए। लिहाजा अब इस ट्रांजैक्शन के ज़रिए 120-25 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी PIA में, उसमें नए जहाज आएंगे, जी, बिल्कुल, हम बिल्कुल, अपने रूट्स को ले सकेंगे, we have gone through the पाकिस्तान के details. लोगों का प्राइड बहाल होगा। I wish we could talk more about these issues and obviously the But political you have issues. your work cut out for you, जी। क्योंकि अभी जितनी हमने बात की है, of course we'll be keeping you guys updated और obviously इनसे हम सवाल Sir, करते रहेंगे। thank बहुत you for this morning. It was great to see you in person. But Sahir, ये प्लानिंग तभी होगी जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी हो। अब 8 फरवरी को क्या अच्छा होता जी, है? so when we were getting out in the morning और हम यहाँ ऑफिस आ रहे थे तो इतना फॉगी था ऑनेस्टली कि हमें लग रहा था कि हम पहुंचेंगे भी कि नहीं। लेकिन फिर मैंने तो दोबारा निकलना नहीं था, एक दफ़ा मैं ऑफिस के अंदर घुस गई, लेकिन हमारे भाई जो इधर बैठे हुए हैं इनको हमने छत पे भेजा ज़बरदस्ती और हमने कहा जायज़ा लें और हमें ज़रा आंखों देखें, हाल बताएं कि क्या हो रहा है। सो व्हाट डिड यू? लेकिन अगर आपको हम ज़रा ज़्यादा सेहतमंद नज़र आ रहे हो ना, तो हमने आप समझ layers जाइएगा पहनी हुई कि हैं। हमने इसके नीचे बहुत कुछ ज़ेबता ना, हमारा फेवरेट वर्ड है ना। नहीं, आपका फेवरेट वर्ड है, मेरा किया हुआ बिल्कुल नहीं है। एंड मी बीइंग फ्रॉम इस्लामाबाद आई एम फीलिंग अ लिटिल एम्बैरेस्ड कि कितनी जल्दी इंसान जो है वो किसी और मौसम का यूज़ हो Alright, so जाता है। just look at this and see how stunning and kind of cold it was in the नो morning. काइंड ऑफ नहीं, Very good. Look at this. Very foggy, zero visibility almost in Islamabad. इस्लामाबाद में ये फिनोमेना होता था लेकिन रेयर था। ज़्यादातर धुंध मैदानी इलाकों में पड़ती है, लेकिन सुबह आज जब इस्लामाबाद के शहरियों ने आँख खोली तो उनको अपने घरों की खिड़कियों के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही साथ फ्लाइट ऑपरेशन के डिस्टर्ब होने की भी इत्तलात हैं। सो इफ़ यू आर हेडिंग टू इस्लामाबाद और फ्रॉम इस्लामाबाद, सो आपको अपना फ्लाइट ऑपरेशन के बारे में मालूमात सर्टनली हासिल करनी चाहिए। लेकिन आज देयर इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द टेम्परेचर। शदीद ठंड पड़ रही है। सुबह में लिटरली खून जमा देने वाली सर्दी होती है ना, जिसमें आपको बोलते हुए भी धुआं महसूस होता है, वो फीलिंग आ रही है। You can see around us. I'm not sure if you can see anything. अब तो फिर भी बेहतर हो गया है, लेकिन इससे पहले तो लिटरली आप 6 फुट या 10 फुट के फासले पे भी कुछ नहीं देख सकते थे। कितनी क्रिस्पी किस्म की वैसे ठंड लग रही है। मुझे ना लगे तो फिर ठीक है, इनको लगे तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। लेकिन वाकई बिल्कुल विजिबिलिटी वेयर वी आर स्टेइंग, इट्स रियली एट द टॉप फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। कुछ नजर नहीं आ रहा था, सुबह तो समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा जी, But that is केस not नंबर 9 something we का want to फिनाले हो talk गया। about. शाहजेब खानजादा के कलम का शाहकार केस नंबर 9 और सैयद वजाहत हुसैन की डायरेक्शन, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ग्रैंड मेगा प्रोडक्शन And our top tier actors and artists in मतलब it as सबा well. कमर को सब तो कुछ ही सलूट ही है, मैं कहता हूँ। लेकिन और भाई इस- and also फैसल कुरैशी, because you know actors and heroes are concerned कि जी लोग उनसे नफ, लेकिन उनको फैसल negative कुरैशी light में ना लाएं is and all that. beyond this. फैसल कुरैशी is bigger बॉडी than ऑफ वर्क, जिसमें अब हाँ। उनका पहला थोड़ी है कि लोग उनको टाइपकास्ट कर देंगे। हैविंग सेड दैट, बात ये है कि इसमें से निचोड़ क्या निकला है। व्हाट आर द टेक्स यू नो आउट ऑफ दिस शो। मैं आपको पहले भी ये बात करती रही हूँ, इट इज एन एजुकेशन। मतलब किसी ने अगर नहीं देखा तो मैं तो ये कहूंगी और सजेस्ट करूंगी कि पूरी फैमिलीज बैठ के इस शो को देखें, एंड दैट इज समथिंग वी वांट टू टॉक अबाउट एज वेल। इस ड्रामे की मिसाल शहरी रहमान साहिबा ने पार्लियामान तक में दी। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं फरजाना बारी साहिबा, इसी पे बात करते हैं कि मुख्तारा माई ने भी बाय द वे दी, जो कि हाँ, खुद एक रेप सर्वाइवर है। बिल्कुल। आप बताइएगा कि हम क्या इन चीज़ों से अखज़ कर सकते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट्स, इस तरह के ड्रामे, इस तरह के मीडियम के थ्रू हमने मल्टीपल मैसेजेस को यहाँ इम्पार्ट किया, जहाँ माशरती रवैयों की बात हो रही है, जहाँ कानून को समझाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ एक नाउमीदी भी है सिस्टम से, वो उम्मीद की किरण भी पैदा की जा और रही है। हिम्मत दिखाने की बात की जा रही है। हाँ, नहीं, आई थिंक बहुत शानदार ड्रामा था, बहुत कम्प्रीहेंसिव था। वही बात है कि ना सिर्फ ये कि इससे बिल्कुल एजुकेशन इस तरह से हुई कि लॉ के अंदर जो प्रोविजंस हैं जिसका आमतौर पे लोगों को
पता नहीं होता है, उसके बारे में भी लोगों को आगाही हुई, क्योंकि जो हुमा जो एंटी रेप का पाकिस्तान का लॉ है ना, वो काफ़ी तगड़ा लॉ है, काफ़ी कम्प्रिहेंसिव लॉ है, क्योंकि 2016 से अगर आप देखें जो क्रिमिनल लॉ था उसकी अमेंडमेंट्स में ये चीज़ें तय हो गई थी कि डिले जो है वो रीज़न नहीं हो सकता कि आप उसको जो सर्वाइवर है उसके अगेंस्ट होल्ड करें। फिर उसके बाद बहुत सारे दूसरे मतलब लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, मतलब 2021 का लॉ, फिर 2025 में अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें जो इस ड्रामे में लोगों को बताई गई हैं कि डिले जो है उसके पीछे जो एक हमारी सोशल रीज़न होती है, उसकी वजह से सर्वाइवर्स अक्सर कि अब बहुत देर हो गई है, अब क्या करें। हाँ कि और जो कि अक्सर पहले ये होता था कि हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जैसे जजेस विल होल्ड दैट अगेंस्ट सर्वाइवर ऑफ जो रेप विक्टिम्स होते थे कि जी आपने डिले किया है। अब मुख्तारा माई के केस में भी आपको याद होगा कि उन्होंने काफ़ी 8-10 और इस केस में भी एग्जैक्टली केस नंबर 9 में भी यही और जो कि ऑनेस्टली एक टीवी सीरियल के थ्रू देखा जाए तो वो एक डिले जस्टिफाइड भी लगता है। आप इस ट्रॉमा में होते हैं कि आप कैसे जाके उस पे बात करें। वही एक सोशल आगाही इसके अंदर, क्योंकि मुझे ये लगा कि ड्रामे के अंदर एक ज़ाहिर लॉ के बारे में एजुकेशन के साथ साथ कि वो इतना हकीकत पे मबनी है, क्योंकि हम लोग तो डील करते रहते हैं, रेप सर्वाइवर्स आते हैं हमारे पास और एग्जैक्टली ये कुछ होता है। आई टेल यू, बिल्कुल उन्होंने इस ड्रामे में सिस्टम को भी फुली एक्सपोज किया है कि जो जजेस हैं, जो लॉयर्स हैं, जो पुलिस हैं, वो किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से एविडेंस को जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है और प्रॉपर तरीके से जो प्रोसिक्यूशन नहीं होती है, जिसकी वजह से कन्विक्शन रेट हमारे यहाँ इतना लो है। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि ये इस तरह का ड्रामा जो है, मतलब मीडिया की ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट है वो भी निकल के आया कि लोगों ने ड्रामे को अच्छा देखा। डॉक्टर बारी, एक एलिमेंट वी वांट टू टॉक अबाउट वन एलिमेंट नाउ, व्हाट द लॉ सेज, और आप कह रही हैं कि बड़ा तगड़ा लॉ हो गया है और वो इम्प्लीमेंट में ऑब्वियसली जिद्दत भी आती रही है थ्रू आउट ओवर द इयर्स, और आप लोगों की बड़ी काविश भी है ऑफ कोर्स। आई मीन हैट्स ऑफ टू यू ऑल फॉर डूइंग इट लाइक फॉर सो लॉन्ग। लेकिन हम माशरती रवैये जो हैं, हमारे माइंडसेट्स जो हैं, वो हमारे वहीं फंसे हुए हैं। और ये जो डिले की हम बात कर रहे हैं वो भी इसीलिए आता है बिकॉज एक तो यू आर योरसेल्फ आर गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा, बट आपके इर्द गिर्द एक एनवायरनमेंट भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि चुप कर जाओ। बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए अब लोगों के रवैये जो हैं वो कैसे बदलते हैं, उसमें रियासत की भी जिम्मेदारी होती है, रियासत के अदारों की भी होती है। यहाँ तो हमारे जजेस के रवैये नहीं बदल रहे। अभी आपको याद होगा कि ये दिसंबर 2025 में ही ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक रेप का केस था उसको कहा है कि ये रेप नहीं है, जना है, यू नो, उसको कंसेंशुअल सेक्स, यानी कि वो क्योंकि उसको रीजंस उन्होंने भी यही दिए हैं कि क्योंकि इतने अरसे के बाद, क्योंकि वो औरत जो है वो उसके साथ रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसने और डीएनए में वो साबित हुआ कि जिसको वो एक्यूज़ कर रही है वो उसका ही बच्चा है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत इन्होंने टाइम लगाया है, नंबर 2 इनके जिस्म पे कोई रेजिस्टेंस, कोई निशानात नहीं है, और यही चीज़ें उन्होंने करके, जबकि हाई कोर्ट ने उस केस में जो रेपिस्ट है उसको सज़ा दी थी 25 साल जो थी इम्प्रिजनमेंट और 50 लाख जुर्माना। इन्होंने कहा कि नहीं, ये रेप नहीं है, दिस इज़ लाइक फॉर्निकेशन, दिस इज़ लाइक एडल्ट्री, जना है। उसकी सज़ा को कम करके जो नो 5 साल सज़ा और 5,000 आई थिंक फिर तो विक्टिम को भी सजा उसमें आ गई। सो आप इमेजिन करें कि मतलब लॉ मौजूद है और आपकी जो आपका सुप्रीम कोर्ट या आपका जो केस लॉ है उसके अंदर इस किस्म की जजेस आ रही हैं। नूर मुकद्दम के केस में देखें जो बाकिर नजवी साहब ने क्या कहा, मतलब एक औरत जो मर्डर होगी उन्होंने उसको भी उसकी विक्टिम ब्लेमिंग उसको भी नहीं बख्शा, यू नो। तो देखिए जो हमारा स्पेशली जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसके अंदर हमारी पुलिस है, हमारी जुडिशरी है, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस असेसमेंट होनी चाहिए कि देखें अब बहुत सारी कोर्ट्स, जिस तरह बताया गया 460 कोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, अब उनको देखना चाहिए कि क्या वजह है, कन्विक्शन रेट क्यों इतना लो है, और उसके पीछे ये जो एक पेट्रियार्कल बायस है ना पुलिस के अंदर और जुडिशरी के अंदर। क्योंकि मुझे याद है मुख्तारा माई के केस में
क्योंकि मैं कोर्ट में जाती थी और उसमें 2 भाइयों ने रेप किया था, तो जज ने कहा ये झूठ बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, 2 भाई एक ही टाइम पे एक औरत को कैसे रेप कर सकते हैं। तो उसका अपना मतलब उसकी अपना एक सोच है, अपना एक बायस है, और वो उसको मुख्तारा को, और आपको याद है उसी के अंदर उन्होंने उसको गैंग रेप का वो नहीं किया था, सज़ा सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि इस बंदे ने कहा था कि जी हाँ मैंने निकाह किया था, तो कॉन्ज्यूमेट यानी कि सेक्सुअल एक्ट हुआ है, लेकिन मैंने निकाह किया था और फिर साबित हुआ कि निकाह नहीं था, फिर सिर्फ एक फिर इस वजह से उसको सज़ा हुई थी। तो मैं ये समझती हूँ कि वही बात है कि सोशल रवैये कैसे बदलेंगे, और रियासत का भी काम है कि वो रवैये उनको क्रिमिनलाइज किया जाए। जैसे विक्टिम ब्लेमिंग है, विक्टिम ब्लेमिंग के रवैयों को आप क्रिमिनलाइज करें। डॉक्टर बारी, बात ये है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मीडिया पे दिखाना ऐसे ऐसे वेरी सेंसिटिवली इंटेलिजेंटली मेड ड्रामा जिसके थ्रू बताया जा रहा हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द नीड ऑफ, इसको बहुत पहले से होना चाहिए था, लेकिन अब कि इस ड्रामे में जी अच्छा जी सीख लिया, इट वाज आल्सो अ कमर्शियल सक्सेस, so that adds to it। yes, मतलब लोगों सही बात बताना, केस नंबर 9 का फैसला सुना दिया गया है, इसकी आखिरी किस्त में नशर हो गई है। We are taking a break here. Thank you so much for being here, and thank you so much for your messages and your suggestions and your advice। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहा, because today after the show we will be going back to Karachi। ठंड भी लगी है हमें, और दूसरा ये कि that is all the time we had। Abdullah, what did you want to say? You tell me. You tell me. I have actually a lot of news that I can share with you, but at the same time, कल आपको पता है HPL, PSL की तारीख की सबसे बड़ी एक्सपेंशन भी हुई है, PSL की तारीख की सबसे बड़ी एक्सपेंशन हुई है, और टीमें हो गई हैं 6 से 8। 2 टीमों की एडिशन हुई है, एंड व्हाट एन इवेंट इट वाज। और ज़बरदस्त बात यह है कि जो मेरी प्रेडिक्शन थी कि एक टीम तो हैदराबाद की होगी तो वो हो गई, एंड द अदर टीम वाज ऑफ सियालकोट। 175 करोड़ में जनाब हैदराबाद बिकी है, और मिस्टर फवाद सरवर ने खरीदी है। साथ ही ये कौन है, ये क्या हो रहा है? ओके, सो वी एंड यू नो दैट वी होस्टेड द स्टूडियो वर्जन, द शो ऑफ दिस ऑक्शन व्हिच वाज quite amazing actually, to be very honest। इस तरह ऑक्शन ठीक है, रिसेंटली PIA की भी हुई है and all that, but that's something else। PSL में तो आपको पता है ना कि अवाम का एक प्रॉपर इंटरेस्ट है, तो लिहाजा उसको देखना, वी गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक, इट वाज अ वेरी न्यू थिंग, और वसीम अकरम ने क्या ज़बरदस्त किस्म की वो ऑक्शन जो है वो होस्ट की, इट वाज फन, वी कुड अंडरस्टैंड इट। तो PSL का जो काम है ना कि पूरी आवाम को साथ लेके चलना, हमें लगता है कि वो थ्रू दिस ऑक्शन वो बड़ी अच्छी तरह, और ये थे जी हो गया सियालकोट के ओनर्स, एंड दे आर बेसिकली फ्रॉम लाहौर, एंड ज़बरदस्त। मैं भी खुद भी वहाँ बैठे हुए सोच रहा था कि 110 करोड़ रुपए बेस प्राइस फर्स्ट राउंड के लिए अनाउंस की PCB ने, PSL ने, और बाज़ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आपको पता है थोड़ी थोड़ी टीमों की तरफ इंक्लिनेशन तो पता है, वहाँ पे हमें ये पता था, मतलब हमारी ये सेंस थी कि एक ग्रुप है हुआ रियली एडमेंट कि उन्होंने हैदराबाद की टीम लेनी है, हैदराबाद की टीम लेनी है, और मैं कह रहा था कि यार, और मे बी समवन एल्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन हैदराबाद टीम, ये पहले राउंड में इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, और इसीलिए वो वहां आए और हम वहां नहीं है, बिकॉज दे न्यू कि सेकंड राउंड में बेस प्राइस और होगी, सो दूसरी टीम और ज्यादा महंगी बिकेगी। अच्छा, खैर एनीवे, यू सॉ दैट एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन, और बड़ा अच्छा लगा टू बी अ पार्ट ऑफ। नामे पर बहुत कुछ हो रहा है। बताया था आपने कि हम इस्लामाबाद से, हाँ भाई, हमने हर दफा बताना है कि हम इस्लामाबाद अभी ये शो कर रहे हैं, हमारे मेहमान से मुलाकात होगी, आपको दोबारा पता लग जाएगा। हुआ ये है, वेनेजुएला पर अमेरिका के, आपको पता है जिस तरह उसने हमला किया है, जिस अंदाज में उनके सदर उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके लिटरली एक स्पेक्टिकल बनाया गया, पहले दुनिया को शौक हुआ ये देख के, लेकिन फिर शौक एक्चुअली होना नहीं चाहिए। क्लोजली ऑब्जर्विंग, they knew that this was happening and this was being planned। सो अमरीकी हमले के मकासद भी बहुत सारे हैं, जिसमें जाहिर है एक डॉलर पेट्रो इकोनॉमी का आंसर है, ऑयल रिजर्व्स तो हैं, लेकिन दिस इज मोर देन दैट। इस हेमिस्फीयर में अमेरिका नहीं चाहता कि उसके बैकयार्ड में किसी और पावर की इंटरफेरेंस हो, एंड क्लियरली वेनेजुएला वाज ग्रोइंग इट्स टाइज विद चाइना। आप वो कह रहे हैं कि जी जो रशिया से तेल लेंगे उस पे भी कोई पता नहीं कितना एक टैरिफ लगेगा, तो बहुत सी बातें हो रही हैं। हिल गई, क्रैश कर गई, 9 लाख
करोड़ की बात कर रहे हैं हम मुझसे भारतीय। ऐसी बातें ना किया नहीं करें। करूँ वो- ना, आप वो- कल कल से हिली PSL हुई के हैं। बाद वो इतने आप कल जीरोस से का हिली मुझे हुई कुछ हैं। समझ नहीं आ रही। बट ग्रीनलैंड पे भी बात हो गई है, आप तो भाई आप ग्रीनलैंड में तो वो वहाँ के जो रहने वाले हैं उनको पैसे देने के लिए तैयार Canadian हैं, ex कर समथिंग देंगे। लाइक $1 लाख तक देने को तैयार हैं। फिर हमें And they want to take जब वो इन over. सब की बात करते हैं तो ये भी बात में कहते हैं कि हम ईरान की सिचुएशन को भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ईरान में जो महंगाई के खिलाफ मुजाहरे हैं उसमें हलाकतें भी रिपोर्ट हो रही हैं, फिर प्रो गवर्नमेंट रैली भी निकल रही है। सो थिंग्स आर अनफोल्डिंग एंड सिचुएशन इज डेवलपिंग इन आवर नेबरिंग कंट्री टू। सो हम इससे लाताल्लुक नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते। लेट्स टॉक अबाउट इट एक्चुअली व्हाट इट ऑल मींस और इसका मतलब मकसद क्या है। और हम बात करेंगे हामिद मीर साहब से, जिनके स्टूडियो में हम पिछले 3 दिनों से बैठे हुए ये शो कर रहे हैं और आज हमने उनको गेस्ट बना लिया अपना। टॉक के मेजबान मीर साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू द स्टूडियो। हम To your कहते own studio. स्टूडियो How does it feel to be on the other side? ऑफ द टेबल। हुमा, ये बड़ा ही अहम सवाल किया आपने। जी, अभी मैं पता क्या सोच रहा था, पहली दफ़ा मैं इधर बैठा हूँ, आप मेरी जगह पे बैठे हुए हैं, जी, तो मैं बहुत सी शक्लें मेरी तस्वुर में घूम रही थी। how they must feel? इधर बैठने वाले अक्सर लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं ओह अच्छा, और फिर तो बड़े मुश्किल में फंस जाते हैं, तो अल्लाह ताला मुझे तो प्राइम आपकी फिर हम सीट जरा इधर तो मैंने खींच कहा लेते उधर जो बैठने वाला है वो अपनी जगह पे ही रहता है। हैं। फिर आपकी सीट हम इधर खींच लेते हैं अगर आप ये नहीं करना समझ चाहते। नहीं आ रहा हम इसको पावर ऑफ सजेशन लें या आपके इरादे कहें या क्या। नहीं बिल्कुल नहीं, आप देखिए ऐसा ना, आप जफरुल्लाह जमाली साहब, हाँ, पहला शो था जो कैपिटल टॉक का, उसके वो मेरा मेहमान ख्याल थे। है जितना इमरान खान देखिए, साहब ने हम कितना आपको पीछे इंटरव्यू गए। दिया है इतना शायद ही किसी और को दिया होगा। इट वाज अ परमानेंट फीचर ऑफ कैपिटल टॉक फॉर इयर्स। तो ये कसूर आपका हुआ बेसिकली। अच्छा, अब आप ने एक सवाल ऐसा कर दिया तो मैं अपनी वजाहत तो करूँ ना, ये तो आप मुझे डिफेंस करना ना। अब आपने मेरे पे एक इल्जाम लगा दिया। नहीं, ये तो ये इस कुर्सी का कमाल वो है इस- कि अब आप डिफेंसिव पे आ गए। आप डिफेंसिव पे आ वो ये गए। हुआ कि इमरान खान साहब ने 2002 की असम्बली में वजीर आजम के इलेक्शन वाले दिन उन्होंने वोट दिया मौलाना फजलुर रहमान को, वजीर आजम का वोट दिया। तो मुझे उस दिन शाम को जमायमा बीबी ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा ज़रा इमरान खान को आज शो में बुला लें ताकि वो थोड़ी वजाहत कर दे ये उसने ये क्या क्यों कर की दिया। है? तो खान साहब आए, मैंने उनको कहा कि मेरे तो तीन गेस्ट जो है वो ऑलरेडी कंफर्म है। तो उन्होंने कहा नहीं उसको, मैंने कहा अच्छा एक सेगमेंट के लिए बुला लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 गेस्ट थे, चौथी कुर्सी खान साहब की लगाई और उन्होंने आगे कहा कि मैंने असल में मौलाना फजलुर रहमान को वोट नहीं दिया, मैंने तो मुशर्रफ के खिलाफ वोट दिया। अच्छा, ठीक है, ये वजाहत थी ये उनकी। उनकी वजाहत थी। और जब सेगमेंट ख़त्म हुआ तो अब मैं उनको तो ये नहीं कह सकता ना कि आप प्लीज़ उठ के चले जाएं, ठीक है ना। तो की तरफ देख रहा हूँ कि थैंक यू कि एक ही सेगमेंट की हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग वो कह रहे हैं कोई नहीं यार मैं इधर ही हूँ, मैंने जा बैठ ही गए। उनको भी उसके पता बाद था वो कि फिर- इसका क्या ये कमाल तो हो मुझे वो सकता वाली है। बात आ गई असेंबली तोड़ने वाली, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था कि कोई नहीं यार मैं तो इधर ही हूँ, मैं तो इधर ही मैं हूँ। तो इधर ही हूँ। तो लेकिन उनसे पहले सबसे पहले जमाली साहब आए, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। चोई शुजात साहब फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। शौकत अजीज साहब बहुत आते थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। यूसुफ रजा गिलानी साहब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। राजा परवेज अशरफ साहब का तो पहला टॉक शो था जिस दिन, मुझे दुबई से फ़ोन किया बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, ये मेरे राजा साहब आ रहे हैं, ज़रा हाथ हल्का रखिएगा। मीर साहब फिर इन फ्यूचर आप ये याद रखना कि आपको इस कुर्सी पे हम दोनों ने बिठाया है, वरना ऑब्वियसली आपने तो इधर नहीं बैठना मैं था। तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल, मैं कानों को हाथ लगा अच्छा अच्छा, साथ ये भी हो रहा वज़ीर है। आज़म बनना कोई अच्छी चीज़ नहीं। अब नहीं, देखें ना अच्छी चीज़ तो है, कि लेकिन challenging। हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उनकी आजकल ट्रंप साहब बड़ी तारीफ़ें करते हैं। तो अब ज़रा सोचे कि ट्रंप साहब जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वहाँ से अगवा खरीद रहे करके हैं। न्यूयॉर्क ले गए, तो वो जिस बंदे की तारीफ करेंगे तो उसके लिए कितने मुश्किल हालात होंगे। अच्छा, इज ही गोइंग टू स्टॉप देयर? ये बात भी आपसे यही करनी है कि सदर ट्रंप के क्या प्लान्स हैं, मतलब वेनेजुएला, देन देयर इज लैटिन अमेरिका, और वो ये कोई छुपी बातें नहीं है, वो बड़े आराम से धड़ल्ले से बताते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ग्रीनलैंड को पेशकश कर रहे हैं। वेयर इज ऑल दिस गोइंग? देखें, ये बाकायदा ट्रंप डॉक्ट्राइन जो है, जिस पर के आजकल अमेरिकन अखबारों में बड़ी तनकीद हो रही है, ब्रिटिश प्रेस उस बड़ी तनकीद कर रहा है। ये जो ट्रंप डॉक्ट्राइन है, इसको बाकायदा नवंबर 2025 में ट्रंप ने बाकायदा अनाउंस किया है। ये 24-25 सफ़े का डॉक्यूमेंट है और मैं इसीलिए इसको लेके भी आया हूँ, मैंने भी इस पर थोड़ी दिन पहले बात की थी। ये जो डॉक्ट्राइन है, ये तो अगर आप पढ़ेंगे एक दफ़ा तो आप सोचेंगे कि यार इस दुनिया का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि इसमें ट्रंप साहब ने कोई लिगी लपटी नहीं रखी। वो साफ साफ कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी तेल और गैस के और कोयले के और
नेचुरल रिसोर्सेज के जितने भी ज़खायर हैं वो अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के कंट्रोल में होने चाहिए, ठीक है। और हम अपने किसी मुखालिफ को ये इजाज़त नहीं देंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं इस पर हमारा कोई ओपोनेंट जो है उसका कंट्रोल हो, आसपास भी नज़र नहीं आना चाहिए, बाकायदा लिखा हुआ है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेटेड है, इस डॉक्यूमेंट में स्टेटेड है कि इजराइल की सिक्योरिटी इज़ आवर प्रायोरिटी। और फिर इसमें ईरान का जिक्र है, चाइना का जिक्र है, रशिया का जिक्र है। तो ये तो वेनेजुएला में सिर्फ उन्होंने एक कहते हैं ना झलकी दिखाई है अपनी, एक उनका ट्रेलर है और जो पूरी फिल्म है वो चलेगी मिडल ईस्ट में और ईरान में। सर दुनिया, लेकिन जाहिर है दुनिया की जो दीगर पावर्स हैं, अगर रशियन तेल की बात करें वो कहते हैं जो खरीदेगा 500% टैरिफ लगाएंगे, या चाइना जाहिर है खामोशी से ऑब्जर्व भी करता है, देखता भी है, अपनी उसकी स्ट्रैटेजी है, ये सब कुछ होने देंगी ये पावर्स विच आर आल्सो रियली इंपॉर्टेंट इन दिस न्यू वर्ल्ड? देखें बिल्कुल ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब इन पावर्स के बड़े स्टेक्स हैं इस पूरे रीजन में, जिस रीजन में आप और मैं बैठे हैं। बिल्कुल। अब या तो रीजन डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए ईरान में क्या हो रहा है, मुजाहरे शुरू हो गए हैं जी बिल्कुल। और जो रजा पहलवी साहब हैं जो वेस्ट में बैठे हुए हैं वो ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जी 45 बंदे मारे गए हैं। ईरान में जो मुजाहरे हो रहे हैं, पुरतशद्दुद मुजाहरे, उसमें लोग मारे जा रहे हैं और रजा पहलवी साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं ट्रंप का। और नेतन्याहू साहब जो हैं वो ईरानियन लोग जो हैं उनको एड्रेस करते हुए उनके पर्शियन फारसी ज़ुबान के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो उर्दू के भी अल्फाज हैं, आज़ादी, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, तो आज़ादी का लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लगता ये है कि ट्रंप साहब ने फैसला कर लिया कि उन्होंने ईरान में रजीम चेंज करना है, कि हर कीमत पे करना है। पहले भी पिछले साल भी जो इजराइल ने अटैक किया तो फ़ौरन ट्रंप साहब ने भी अटैक कर दिया ईरान पर। अब दूसरी तरफ हम बैठे हुए हैं यहाँ इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद जो है वो इस वक्त उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ क्योंकि ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात आजकल ठीक नहीं हैं, तो जो ट्रंप साहब हैं वो एक जो बूढ़ी अम्मा नहीं होती उसकी तरह ताने मारते हैं उसको, मोदी को, बिल्कुल कोई मौका हाथ से नहीं जाने मौका हाथ से नहीं जाने देते। तो वो मोदी जो हैं वो चुप करके बैठे हुए हैं, वो भी एक अम्मा है और इंतज़ार करिए कि मैं इसको कब ताने का जवाब दूंगी। लेकिन हमें उनकी तारीफ जो हमारी तरफ आ रही है आजकल, जो कि बड़ी अनयूजुअल है आफ्टर मे लास्ट ईयर, उसका खमियाजा भी हमें शायद देना पड़े। देखिए हमने 2 काम ऐसे किए हैं कि जिससे मेरे जैसा आदमी जो है, मैं तो बड़ा मुतमिन हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा मुतमिन, मेरे भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। 2 काम ऐसे हुए हैं। पहला ये कि जब शर्मुल शेख में ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की तो हमारे सारे जो है ना कान खड़े हो गए, ये क्या हो रहा है भाई, क्योंकि सब जानते हैं कि ट्रंप जो है वो शर्मुल शेख में खड़ा होकर अगर तारीफ़ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे उस दिन गज़ा पीस प्लान का ऐलान हुआ तो ये चाहता है कि पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा जाए। तो अगर पाकिस्तानी फ़ौज गज़ा जाती तो क्या होता। और मुझे इतने जो अरब जर्नलिस्ट थे उन्होंने कांटेक्ट किया, ज़ाहिर बात है हम लेबनान, गज़ा, सीरिया, इन सब इलाकों में जाके वॉर कवर करते रहे हैं, तो हमारे कॉन्टेक्ट हैं, वो लोग कहते हैं ये क्या कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने फिर एक ऐलान कर दिया कि हम अपनी फ़ौज गज़ा नहीं भेज रहे। फिर जब ट्रंप ने वेनेजुएला में ये ऑपरेशन किया, एक एडवेंचर किया, तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर इसकी मजम्मत कर दी और कहा जी कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। इससे पता चल गया कि हमने ट्रंप साहब के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे रखे हुए हैं, हम उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हम उनकी डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। और उनका ये जो ट्रंप डॉक्ट्राइन है जिसका मकसद ये है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी तेल के और गैस के ज़खायर हैं उस पर कब्जा करना, हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर भी कायम हैं और साथ ही हम चाहते हैं हमारे ताल्लुकात भी बेहतर हैं। लेकिन सर ईरान के सिचुएशन को हमें बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होगा। मतलब आपको लगता है कि ये सेटल हो जाएगा इस दफ़ा मामला? पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, मगर ज़ाहिर है 45 अफराद की हलाकत की अभी ताज़ा इत्तलात हैं, या फिर 2026 में कोई तब्दीली हमारे खित्ते में पर्टिकुलरली ईरान को लेके आपको लगता है आ जाएगी? देखें ये हमारा क्या रिएक्शन होगा? देखें ये बहुत ही एक नाजुक सवाल है। हाँ ये नाजुक है, हम इसलिए मोहतात जवाब और मैं भी बहुत मोहतात जवाब कर लेते हैं। देखें मैं भी बड़ा मोहतात जवाब दूंगा। देखें ईरान हमारा हमसाया है,
वहाँ पे अगर होती है रजीम चेंज के नाम पे खाना जंगी शुरू हो जाती है, खुदा ना ख्वास्ता, उसके बराह रास्त असरात जो हैं वो पाकिस्तान पे कैसे मुरतब होंगे कि वहाँ पे जो हुकूमत आएगी उस पे किसका असर होगा? उस पे असर होगा इजराइल का, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली अमेरिका की जो CIA है उसका वहाँ पे नेटवर्क इतना मजबूत नहीं है। ईरान की जो मुसाद है, खुफिया एजेंसी, उसका नेटवर्क वहाँ पर बहुत मजबूत है और उन्होंने बंदे जो हैं उनके हर जगह पे प्लांट किए हुए हैं। पिछले साल जो असैसिनेशंस हुई ईरान में, मतलब कितनी स्मूथ असैसिनेशन ठीक है, थी कि वो अंदर ही थे। तो ट्रंप जो है वो डिपेंड करता है इजराइल पे। अब इजराइल जो है वो अगर वहाँ पे रजीम चेंज लेके आता है और बिल्कुल पाकिस्तान के हमसाये में मुसाद जो है ऑपरेट करती है तो उसका फ़ायदा किसको होगा? उसका फ़ायदा होगा रॉ को, इंडिया को फ़ायदा होगा। अब इंडिया ऑलरेडी जो है वो उस रास्ते से कुलभूषण यादव को पाकिस्तान भेज चुका है और कुलभूषण यादव साहब जो हैं वो हमें सब बता चुके हैं कि वो ईरान कैसे आए और वहाँ क्या करते रहे, और ईरान में एक ऐसी रजीम की नाक के नीचे बैठ के वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे थे जो रजीम उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अब अगर रजीम भी उनको सपोर्ट करने वाली आ जाएगी तो फिर क्या होगा? एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में साजिशें हो रही हैं, वो भी हमसाया है, दूसरी तरफ ईरान में साजिशें, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज पैदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ऐसे किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान उस प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा जिसके तहत ईरान में एक रजीम चेंज होगी और वो जो रजीम है वो इस खिते में अमेरिका को कहेगी कि भाई यहाँ पे जो अब ईरान का तेल है ना, बस ये अमेरिकन ऑयल कंपनीज की दस्तरस में आ गया, आप बेफिक्र हो जाएं और हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन इससे पूरे खिते में जो डिस्टेबलाइजेशन पैदा होगी, आप देखें जो एक इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर सोमाली लैंड को तस्लीम करने का फैसला किया, ये 2-3 मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि ये गल्फ ऑफ अदन जो है ये उस पर कंट्रोल की लड़ाई है और उसमें 2 हमारे जो गल्फ के ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज हैं उनकी पहले से प्रॉब्लम चल रही है। अब इसमें तुर्की भी आ जाएगा क्योंकि तुर्की जो है वो सोमालिया में उसकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वो सर हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक आलमी जंग की तरफ मेरा बढ़ ख्याल सकते है हैं। अब्दुल्ला साहब, मेरा ये ख्याल है, अल्लाह करे कि मेरा ख्याल गलत साबित हो जाए, लेकिन जो हालात व वाक़यात हैं, जो जिन डेवलपमेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमें ले जा रही हैं तीसरी आलमी वर्ल्ड वॉर की तरफ, क्योंकि इसमें अब जो रशिया है, रशिया ये बर्दाश्त करेगा कि ट्रंप की धमकी कि जो रशिया से तेल खरीदेगा उस पर 500% टैरिफ लगेगा। तो आज तो जो पुतिन साहब हैं उनका एक वीडियो स्टेटमेंट भी आ गया जिसमें वो यूरोप के अवाम को कह रहे हैं कि देखो ये तुम्हारे जो हुक्मरान है, तुम्हारी ये लीड जो है, ये तुमसे टैक्स लेके तो तुम्हारे ही खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके नतीजे में जो कुछ होगा उसका खमियाजा आप लोग। और अगर अपने बैकयार्ड में चाइना को ये नहीं भा रहा कि वेनेजुएला चाइना के अमेरिका को ये नहीं भा रहा कि वेनेजुएला चाइना के साथ ट्रेड कर रहा था तेल, और चाइना का इन्फ्लुएंस वेनेजुएला पे बढ़ रहा था, तो वो चाइना ये बर्दाश्त कर लेगा कि ईरान इस खित्ते में या चाइना के बैकयार्ड में इस तरह अमेरिका मुदाखलत करे? ये भी अब ये जो ट्रंप ने किया है इसके बारे में जो 2 पॉसिबिलिटीज़ पे बड़ी बहस हो रही है पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर ट्रंप वेनेजुएला में घुस के उसके प्रेसिडेंट को अगवा कर सकता है तो कल को चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेगा। हाँ, इधर जाएगी यूनाइटेड नेशन, हर मुल्क को ये अब तो अच्छा इसी तरह जो पुतिन लेकिन साहब हैं वो ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उसको कहीं से उठा के ले आएगा मॉस्को में, तो क्या करेंगे और ट्रंप? जस्टिफाइड होगा क्योंकि वो प्रेसिडेंट कर ही लिया सेट हो गया। प्रेसिडेंट से तो सेट। इसलिए ये ऐसा लगता है कि हम एक 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो एक अब रबड़ स्टैम्प भी नहीं रही। पहले तो रबड़ स्टैम्प थी ना, अब वो रबड़ स्टैम्प भी नहीं रही और ट्रंप ने कह दिया कि आई डोंट नीड एनी इंटरनेशनल लॉ। वो तो खैर हमेशा चलो से मीर कह साहब, रहे हैं। ये तो बातें चलती रहेंगी। मीर साहब, गुड टू सी यू विदाउट अ सूट टुडे। आप क्या करते हैं सुबह इस टाइम? वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, मैं सुबह मॉर्निंग स्टार्ट। अभी मैं जो आपकी वजह से थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैंने कहीं जाना है। आपने जाना है? क्योंकि कल आप जिस जगह पे थे, हाँ आपके साथ, आप मेरे आप भी वहीं साथ थे। रात को, वहाँ पे एक फैसला हुआ है कि पार्लियामेंटेरियंस की एक क्रिकेट टीम बनेगी। जी जी बताया और आपने उसका मुकाबला होगा मीडिया की टीम के साथ
अब उसमें जो पार्लियामेंटेरियंस वहां पर मौजूद थे वो कह रहे थे कि मीडिया की टीम में सिर्फ एंकर्स होंगे। नहीं, हमें और सपोर्ट भी, हमें अपना सपोर्ट चाहिए इसके तो अलावा। अब अगले हफ्ते एक मुकाबला होने वाला है, एक मैच होने वाला है पार्लियामेंटेरियंस की टीम का और मीडिया की टीम। सो मीडिया की टीम में फिर एंकर्स हैं या बाकी लोग? मैं तो कहता हूं कि एंकर्स तो जर्नलिस्ट होते ही नहीं है, प्रोड्यूसर्स को भी होना चाहिए, रिपोर्टर रिपोर्टर्स को भी होना चाहिए। हर रिपोर्टर एंकर हो सकता है, हर एंकर रिपोर्टर नहीं हो सकता, और प्रोड्यूसर्स को भी होना चाहिए। और जो हमारी जो जियो की क्रिकेट टीम है उसमें जो शहजाद इकबाल साहब के तीनों बल्कि प्रोड्यूसर्स हैं, अच्छा वो खेलते उसके हैं, मेंबर हैं। हाँ मेंबर। जबरदस्त। हमारे Thank you, पास मीर भी साहब। वहाँ हमने अपनी जो टीम बनाई हुई है इसमें प्रोड्यूसर रिपोर्ट जो अच्छा खेलता है बस आ जाओ। मीर साहब, थैंक यू फॉर डॉट्स फॉर अस। Sir, thank you for being with us बड़ी and अच्छी thank तरह you आपने for हमें letting समझा us दिया। use your space as well. Once again, thank you. Thank you. और आपसे ये वादा भी लेना चाहते हैं कि दोबारा अभी भी यही हमारे करेंगे। साथ हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याह्या हुसैनी मौजूद हैं एंड कल की बड़ी डेवलपमेंट, और आज पाकिस्तान का दूसरा T20 मैच है अगेंस्ट श्रीलंका। और पहले तो हम जीत गए थे ना, अमी ने आपको बताया था, बोला। आपको याद होगा। याह्या वेलकम, क्या हाल है आपका? याह्या, पहले तो जरा कल की जो PSL में 2 टीमों की एडिशन हुई है उसमें बात कर लेते हैं। देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन कौन से शहर होंगे एंड ऑल दैट, एंड देन इट ऑल एंडेड एंड केम डाउन टू हैदराबाद एंड सियालकोट। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच हुमा और अब्दुल्ला आपका। और देखिए, कल जिस अंदाज में 2 टीमें सेल आउट हुई हैं ऑक्शन के जरिए 185 करोड़ और 175 करोड़, तो इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड क्या है और पाकिस्तान सुपर लीग अब किस जगह जा रही है। लेकिन एक छोटी सी स्टोरी मैं इससे पहले कि आपसे मजीद गुफ्तगू करूं शेयर करना चाहूंगा। ये जो 175 करोड़ रुपए की टीम बिकी है हैदराबाद की, इस बारे में तो पहले से ही तय था कि हैदराबाद की टीम तो जाएगी जाएगी, क्योंकि ये जो फवाद साहब ने कल 175 करोड़ की टीम खरीदी है, इनसे कुछ 2-3 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी और ये लाहौर कलंदर से मिलने के लिए आए थे। पाकिस्तान सुपर लीग में काम करना चाहते हैं और जिस अंदाज में उन्होंने टीम ली है, देखिए दूसरी जो सियालकोट की टीम बिकी है उसमें कामिल साहब जो कि वकार यूनुस साहब जो हमारे टेस्ट फास्ट बॉलर हैं उनके हमजुल्फ हैं, और ये कामिल साहब जो हैं इस टीम के साथ एसोसिएट हैं। और जो चैंपियंस लीग इंग्लैंड में होती है चैंपियंस की, तो शाहिद आफरीदी आपको मुस्तकबिल में इस टीम के साथ नजर आएंगे, शोएब मलिक भी नजर आएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है की टीम हो तो फिर शोएब मलिक को तो नजर आना ही चाहिए ना यार। मतलब वो तो है ही सियालकोटी। लेकिन शाहिद आफरीदी आएंगे वहां पर आपको नजर, ये मैं आपको बताऊं। अच्छा ठीक है, आप शाहिद आफरीदी का कह रहे हैं, हम वैसे ही डाल रहे थे कि शोएब मलिक चूंकि वो हैं वहां के। अच्छा, कैरी ऑन याह्या जी। हाँ, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो 2 एक चीजें हुई हैं वो ये है कि पहले होता ये था कि डॉलर में पेमेंट होती थी, पाकिस्तान सुपर लीग में टीमें डॉलर में पेमेंट करती थी। जब 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग का आइडिया लॉन्च हुआ तो उस वक्त डॉलर अंडर 100 था। फिर कुछ साल पहले जो है वो आपको पता है कि डॉलर कितनी तेजी से छलांगे मार रहा था, तो तय ये हुआ कि 172 पर डॉलर को लॉक कर देते हैं। अब ये तय हुआ है कि ये जो टीमें पे करेंगी ये पाकिस्तानी रुपये में पे करेंगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सेंट्रल पूल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी गारंटी दे रहा है कि जो 7वीं और 8वीं टीम है, 185 करोड़ की टीम बिकी है सियालकोट की, 175 करोड़ की टीम बिकी है हैदराबाद की, इनको सेंट्रल पूल से 85 करोड़ रुपए जो है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो हैदराबाद की टीम 175 में बिकी है उनको 90 करोड़ की ये टीम पड़ी है। जो 185 करोड़ की टीम है वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि 95 करोड़ की उनको टीम पड़ी है। तो सॉरी, 1 अरब रुपए की टीम पड़ी है। ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, एक टीम में ऑलमोस्ट 20 प्लेयर तो होते ही होते हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर आते हैं जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट का कैनवस बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से बहुत ज्यादा रेल पेल होने वाली है पैसे की। 120 खिलाड़ी, जिसमें 50 से ज्यादा गैर मुल्की खिलाड़ी आपको एक्शन में नजर आएंगे। फिर कोचिंग स्टाफ होगा, फिर टीवी शोज होंगे। तो पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसने पाकिस्तान स्पोर्ट्स को बहुत बड़ा जो 6 टीमों के साथ प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ और दीगर लोग एसोसिएटेड थे, अब 2 नई टीमें ऐड हुई हैं, तो नए एवेन्यूज भी तो खुलेंगे ना? नए, नॉट जस्ट नए एवेन्यूज, नई अपॉर्चुनिटी, स्विच इधर उधर होना, नए क्रिकेटर्स, नए कोचेस, मतलब और पुराने वाले भी इधर उधर होंगे। मतलब टेम्पटेशन तो है ना इधर उधर आप, और फिर ड्राफ्ट होना भी है, आपको पता है अराउंड 38। तो व्हाट आर यू सीइंग देयर? देखिए, ड्राफ्ट के हवाले से भी मैं आपको अपडेट कर दूं, क्योंकि होता यह है कि जब 2018 में 6ठी टीम का इंडक्शन हुआ था मुल्तान की शक्ल में,
तो उस वक्त जो है वो 10-10 खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्रेंचाइज को कहा था, जो 5 फ्रेंचाइज थी। तो उन्होंने 10 प्लेयर रिटेन किए और पहली पिक से पहले ही जो है मुल्तान ने 10 प्लेयर उठाए थे मुख्तलिफ कैटेगरीज में। अब चूंकि एक नए सिरे से ये लीग शुरू होने जा रही है, तो फ्रेंचाइज चाहती हैं कि उनको 5 प्लेयर जो है वो रिटेन करने की इजाजत मिले। क्रिकेट बोर्ड फिलहाल 3+1 पे जा रहा है। अब वो 1 क्या होगा, कोई गैर मुल्की प्लेयर आप ले सकते हैं, ये देखना होगा। तो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज अगर क्रिकेट बोर्ड 3 पर रजामंद है, तो ये जो आपके पास 6 फ्रेंचाइज पहले से मौजूद हैं, ये 18 प्लेयर उठा लेंगी। फिर उसके बाद ये जो 2 फ्रेंचाइज हैं, पहले ये भी 3-3 प्लेयर उठाएंगी, उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग शुरू होगी। लेकिन सियालकोट के लिए और हैदराबाद के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। दुनिया की मुख्तलिफ आप लीग देख लें, जो सबसे बड़ी लीग है IPL, उसमें जो 2 नई टीमों का इजाफा हुआ, 10 टीमों की वो लीग है, उसमें जो 2 नई टीमें हैं वो स्ट्रगल ही कर रही हैं। तो अभी ये कहना कि 185 करोड़ की टीम, 175 करोड़ की टीम, क्रिकेट के मुकाबले में इनको अभी हाँ कदम जमाने लेकिन में वो जो लोग है- भी तो ये जिन्होंने ये टीमें ली हैं, Time ये नई लगेगा, टीमें ज़ाहिर है। वो भी तो ये सोच के आए होंगे ऑब्वियसली। फॉरेन से आप कोई बिजनेस करें और उसका आपको एकदम से फायदा होना स्टार्ट हो जाए, देयर इज अ प्लान इन्वॉल्व। और जब हमारी उनसे बात भी हुई दोनों ओनर से, बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे एंड दे न्यू व्हाट यू नो दे हैव टेकन अपॉन देमसेल्व्स। एंड आपकी खुद भी फवाद सर्वे से मुलाकात हुई हुई है। फवाद सर्वे साहब मतलब ही हैड डन हिज होमवर्क, बड़ा ऐसा लग रहा लॉन्ग था। टर्म प्लानिंग के साथ वो आए हुए थे। जी बिल्कुल, इसमें तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही करनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग का कोई चांस नहीं है। मैं इन टर्म्स ऑफ मनी बात नहीं कर रहा, मैं इन टर्म्स ऑफ खेल बात कर रहा हूँ कि टीम कैसे एस्टेब्लिश करेगी, कैसे टीम को लेकर जाना है। बहुत सारे मुझे फोन भी आए हैदराबाद से, आप लोग भी कल बात कर रहे थे नियाज स्टेडियम हैदराबाद की, जहां 1987 वर्ल्ड कप का पहला मैच पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ खेला, जहां जावेद मियांदाद ने डबल सेंचुरी स्कोर की, जिस मैदान पर पहली वनडे क्रिकेट की हैट्रिक हुई। तो हैदराबाद वाले बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे लग रहा था कि कल फैसलाबाद की टीम जो है वो बिकेगी, वो नहीं बिकी, उन पे ग्राउंड पे मैच होंगे। लेकिन सियालकोट, पहले सीजन से लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में सियालकोट एक बहुत बड़ा नाम है। तो सियालकोट में बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं, सियालकोट में क्रिकेट बहुत अच्छी होती है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नए एरा की शुरुआत है। 100%। याया, thank आपकी you. शर्ट का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। It is bringing a different pop to the screen. So and have a Because good we day are in a ahead. very cold place right now. So thank you Thank for you. providing that, Thank and you. of course always You look thank you for nice. your insight. ये हो गई बात। ऑफ कोर्स वी आर ऑलवेज एक्साइटेड अबाउट क्रिकेट एंड PSL में इतनी एडिशन हो तो उसकी एक्साइटमेंट का लेवल कुछ और होता है। आपको पता ही है कि मार्च के एंड में PSL will start 11th 26 edition. हाँ, March. Yes. Most likely. अच्छा जी, So break लें? 360 crore in total if we talk about both the teams were being. So Yeah, we got that. You can't get over 360 crore. हाँ. है ना? नहीं। Why should? अच्छा जी, आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी दौरा लाहौर के बाद आज कराची पहुंच रहे हैं। हम यहाँ हैं, वो कराची जा रहे हैं। PTI रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि ये दौरा जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का हिस्सा है और ज़राए बता रहे हैं कि सुहेल आफरीदी के साथ बड़ी तादाद में अरकान जो हैं, अरकान पार्लियामेंट, वो भी साथ होंगे उनके। सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर कुछ अच्छी यादों के साथ ख़त्म नहीं हुआ था और इस दौरे ने पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दरमियान पहले से जारी सियासी कशीदगी को मजीद कई गुना बढ़ा दिया था। नॉट दैट देयर शुड हैव बीन एनी अदर एक्सपेक्टेशन। दोनों तरफ से लफ्ज़ी जंग देखी गई। सुहेल आफरीदी और उनके साथियों को शिकायत रही कि लाहौर में उन्हें आज़ादाना सियासी सरगर्मियों से रोका गया। लेट्स सी फिर आगे कराची में क्या होता है। जबकि पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ था कि PTI रहनुमाओं ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतहाई नाजेबा और बिलो द बेल्ट, और हमने देखा भी, इस्तेमाल की, और यही वजह है कि सुहेल आफरीदी के दौरा कराची पर अब सबकी नज़रें हैं। सियासी हल्कों में कहीं ना कहीं ये खदशा मौजूद है कि इस दौरे से पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में क्या तलखियाँ बढ़ेंगी या तलखियाँ कम होंगी। अच्छा जी, इस पर हम बात कर लेते हैं। शर्जील नाम मेमन वज़ीर इत्तलात सिंध जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेमन साहब, आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो एक डेलीगेशन है उसकी कराची आमद मुतवक्के है। लाहौर के दौरे में तो कुछ ना खुशगवार वाक़यात थे जिनका वो अभी हम मेंशन भी कर रहे थे। PTI को बड़ी शिकायत थी पंजाब हुकूमत से। आपका क्या इरादा है? मुकम्मल आज़ादी देंगे उन्हें, नहीं देंगे, क्या सोचा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। ये देखिए, हमारी तरफ से सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मुकम्मल तौर पर जो है उनकी फ्री मूवमेंट है। चीफ मिनिस्टर KP के आ रहे हैं, हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं और खुशामदीद कहने के बाद उनको हम पूरी लिबर्टी, जहाँ जाना चाहें जहाँ जाएं,
जो उनको अपने प्राइवेट एक्टिविटी करनी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है, ऑफिशियल एक्टिविटी करनी है, वो करें। उनको ना सिर्फ हम वेलकम करेंगे, लेकिन उनको प्रॉपर सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल जो है वो चीफ मिनिस्टर KPK को दिया जाएगा, और उनको रिसीव करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा भी भेजा जाएगा जो उनको एयरपोर्ट पर रिसीव भी करेगा, और मुकम्मल तौर पर जो है चीफ मिनिस्टर KPK को जो है। अच्छा शजील साहब, तहरीक इंसाफ का अपना प्रोग्राम है, जाहिर है, और सिंध हुकूमत इन्हें मुकम्मल आज़ादी भी देने के लिए तैयार है, वज़ाई ठीक है, लेकिन इस दरमियान में एहतजाज हो या जलसे जुलूस हो, आपको पता है कराची की ट्रैफिक की वैसी क्या हालत है, ट्रैफिक जाम, आवाम तो बहुत फंसे ही रहते हैं, अदरवाइज नहीं। इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको कैसे बैलेंस रखेंगे कि इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी होती रहे लेकिन शहर का निज़ाम भी डिस्टर्ब ना हो? देखिए जी, हमारा यही स्टांस है कि जी उनको जो प्रोग्राम्स करने हैं हुकूमत को बताएं, जो किसी ग्राउंड में करने हम उनको ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसी न्यूसेंस ना हो जिससे पब्लिक को तकलीफ हो, और कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे कानून हाथ में ले। बाकी उनको जो भी कानून के दायरे में रहकर जो एक्टिविटीज करनी है वो कर सकते हैं, और हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं। जो ग्राउंड पर कहेंगे उन्होंने प्रोग्राम करना है, बड़ा उनको बोलेंगे बड़े बिस्मिल्लाह करें आप। चलिए ठीक है, देन यू हैव अ प्लान। मेमन साहब ये भी बताएं कि तहरीके इंसाफ को कराची से बड़ी तवक्कुआत हैं, ऑब्वियसली उनको ये लगता है कि यहाँ उनका वोट बैंक भी है। दूसरा, कराची के गवर्नेंस के मसाइल जो है ना, उनको वो हदफ बनाकर मजीद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं, विच कुड टर्न इनटू एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। तो क्या सिंध हुकूमत इस पर तैयार है, परेशान है, क्या सोचा है? बिल्कुल परेशान नहीं है, उनको ज़्यादा एक मुख्तलिफ पार्टी है PTI, जैसे हम मेरे और हमारे पार्टी के बहुत नजरियाती इख्तलाफात हैं, उनके तरीका सियासत पे हमारे बहुत नजरियाती इख्तलाफात हैं, और हमारी सोच बिल्कुल डिफरेंट है इन काफ़ी चीज़ों में। लेकिन उसके बावजूद डेमोक्रेसी में होता है कि आप लोग तनकीद करते हैं, उन्होंने हम पर तनकीद करनी मसला है, वो तनकीद अपनी करें, उनको आज़ादी है, या तनकीद का जवाब देना वो भी सियासी तरीके से, वो हमारा भी अपना है इख्तियार कि हम अपना किस तरीके से उनको सियासी तौर पर जो है उसका रिप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल भी आज़ादी है, डेमोक्रेटिक मुआशरे इसी तरीके से होते हैं। जमहूरी मुआशरों में जो अदम बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, जमहूरी मुआशरों में इन चीज़ों का जवाब दिया जाता है। हम वो हुकूमत की, जब इमरान खान के दौर में अगर कोई रात को टॉक शो में अगर इमरान खान को बुरा बोलता था तो दूसरे दिन नैब के नोटिस उसके पास आ जाते थे और उसको गिरफ्तारी हो जाती। हम लोग अगर हमारे अगर वो आ रहे हैं हमारे सूबे में, वो जो है वो अगर कोई जैसे हमारी गवर्नमेंट है वो आ रहे हैं, तनकीद भी कर सकते हैं। जो भी अपने अखलाक के दायरे में बैठ के जो भी चीज़ होगी उसका उसी अखलाक के दायरे में जवाब। अच्छा शजील साहब, PTI के कलअदम TTP से मुतालिक मुबहम बयानिए का आजकल बहुत जिक्र हो रहा है, रिजर्वेशंस भी हैं वो अहम हलकों को उस पर। पीपल्स पार्टी तो आपको पता है माहिर है टेबल पे लाने की, समझाने की, बात करने की, मुफाहमत की। सोहेल आफरीदी आ ही रहे हैं कराची के दौरे पे, तो आप लोग बराह रास्त इंगेज करके मुल्क में सियासी हम आहंगी के लिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे कुछ? देखिए जी, TTP का जो ताल्लुक रहा है या उसके बारे में जो स्टांस रहा है इमरान खान का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इमरान खान ने हमेशा तालिबान के हक में बातें की, इमरान खान ने तालिबान के दफातर खोलने के लिए बातें की। वो तालिबान वो दहशतगर्द जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा, उन्होंने मासूम बच्चों को स्कूल में उन्होंने अटैक किए। उसी TTP ने जो है हमारी मस्जिद पे, हमारे इमाम बारगाहों पर, हमारे अफवाज पे हमले किए, हमारी सोसाइटी पे, हमारे पॉलिटिशियंस पे हमले किए। उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म का काम दहशतगर्दी वाक़या किया। तो दिल से हमें सख्ती से निपटना चाहिए, और PTI की क़यादत का हमेशा उनके लिए नरम गोशा रहा है, जिसके लिए हमारा सख्त इख्तलाफ जो है PTI से रहा है। आपको याद होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हमेशा सलमान खान कहते रहे हैं कि जी वो हमेशा जो है उसकी पॉलिसी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट के हक में होती थी। हालांकि यही एक्सट्रीमिस्ट उनके अपने सूबे में जहाँ पर उनकी हुकूमत है वहाँ पे मासूम जाने लेते रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी मगरिब के बाद जो है वो थाने बंद हो जाते हैं, लोग थानों में होते नहीं, लोग एक अनअनाउंस कर्फ्यू लगा जाता है। तो जो वहाँ पे सूरत हाल है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करे, वहाँ के लोगों जानो माल की हिफाजत करे। ये नहीं कि वहाँ पे जो लोग उनके लिए जानो माल में के लिए अजाब बना के बैठे हैं उनकी हिमायत करे। तो ये बहुत ओपन चीज़, बहुत ओपन डिबेट होनी भी चाहिए हमारे। शुक्रिया आपका, थैंक यू शजील इनाम मेमन साहब। मारूफ आलम दीन मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी की याद में 43वां आलमी यौम खतीब आज़म आज
अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी के फर्जंद मौलाना कौकब नूरानी की क़यादत में मरकज़ी इज्तिमा जामे मस्जिद गुलजार हबीब सोल्जर बाजार कराची में होगा। मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी के अकीदतमंद हर साल ही जमा होते हैं और हम हर साल बताते हैं आपको रजब के तीसरे जुमे को। मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी की पूरी ज़िंदगी इस्लाम के फ़रोग़ में गुजरी है, दीनी इक़्तिदार के फ़रोग़ में गुजरी है। उन्होंने तहरीक क़याम पाकिस्तान, तहरीक ख़त्म नबूवत, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत बहुत सी तहरीकें ऐसी हैं जिसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। वो कौमी असम्बली और मजलिस शूरा के रुकन भी रहे हैं और ये आलमी यौम ख़तीब आज़म कॉन्फ्रेंस में होती जो है हर साल, इसमें उलमा कराम मौलाना मोहम्मद शफी उकाड़वी की दीनी खिदमात और उनके इल्मी कारनामों को उजागर करते हैं, उन्हें याद करते हैं।